हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा सीटेट का एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2024 में होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपकी एनसीईआरटी की क्लासेस चलाई जा रही हैं। प्यारे साथियों, आज हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं वो है चैप्टर 5, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसी चैप्टर पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी उनको मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। प्यारे साथियों, आपकी नोट्स पर लगातार काम चल रहा है। बहुत ही जल्द नोट्स आप सबके सामने आ जाएगी। प्यारे साथियों, आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि हर उस भाई, हर उस बहन जिसको नोट्स की ज़रूरत है उसको नोट्स आसानी से मिल सके। प्यारे साथियों, आइए आज के इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पहला टॉपिक है कुछ लोग शासक कैसे बने। देखिए, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब ये वाली लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कितने साल पहले? तो 3000 साल पहले लोग बड़े बड़े यज्ञ को करते और अपने आप को राजा के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते थे। उसी में एक था अश्वमेध यज्ञ। ऐसा ही आयोजन था। इसमें क्या होता था, एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता है अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो जितने भी राजा को आमंत्रण भेजा जाता था, अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के लिए वो उपहार लाते थे। इस आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता है। ये वाला सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है कि राजा को किस पर बिठाया जाता है। तो याद रखिएगा, राज सिंहासन ऑप्शन में नहीं था, वहाँ बाघ की खाल थी। तो राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। ये भी लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछी गई है सीटेट में कि युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था। तो जो राजा का सारथी होता था वही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा के विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। ठीक है, राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियों, पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। तो उपहार लाने का काम किसका होता था? जो आपके वैश्य हैं। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अर्थात जो शूद्र हैं उनको इन अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। आपका बात आया है वर्ण। वर्ण की बात करते हैं। चलिए, वर्ण उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का कार्य क्या था? वेदों का अध्ययन और अध्यापन, यज्ञ, अर्थात वो वेद का अध्ययन करे, अध्यापन करे, पढ़े और पढ़ाए और फिर यज्ञ करवाना, जिनके लिए उन्हें क्या मिलता था? उपहार।
क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। क्षत्रियों को 2 काम दिया गया था, आप युद्ध लड़िए और जो लोग हैं उनकी रक्षा करिए। वैश्यों का काम खेती करना, पशुपालन और व्यापार। वैश्य को 3 काम मिला था, आप खेती करिए, आप पशुपालन करिए, आप व्यापार करिए। और शूद्र को कहा गया आप ऊपर के 3 वर्गों की सेवा करिए, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा आपको करना है। चलिए अब बात करते हैं चित्रित धूसर पात्र की। इस तरह के पात्र में ज़्यादा थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अभी आपको नीचे इमेज दिखाता हूँ, ये है इमेज, देख लीजिए कितना सुंदर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। बात करते हैं जनपद की। जो आपका महायज्ञ होता था, जो राजा उस महायज्ञ को करता था, अब वो जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जन के बसने की जगह, और जन का मतलब होता है लोग, जहाँ लोग बसते हैं। ठीक है, चलिए जन का मतलब क्या होता है? लोग। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में आपको दिखाए गए हैं। मानचित्र 4 जब आप देखेंगे तब आपको मिलेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों में खुदाई की, जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास है हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। तो मेरठ के पास है हस्तिनापुर और एटा के पास है अतरंजी खेड़ा, दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी अन्य जानवरों को पालते थे, चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसल को वो उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। तो ये कैसे पाए गए हैं? सरल रेखा और ज्यामितीय आकृति के रूप में पाए गए हैं। महाजनपद। अब 3000 साल पहले की कहानी आपने पढ़ा। अब आते हैं करीब 2500 साल पहले। अब जनपद जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान ले 10 जनपद हैं। अब इनमें से 2-3 जो बहुत महत्वपूर्ण हो गए उन्हें महाजनपद कहा गया। जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। अगर आपसे पूछे जो जनपद है क्या इसकी राजधानी होती थी? नहीं, जनपद की राजधानी नहीं होती थी, लेकिन जो महाजनपद हैं उनकी राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, और जो अधिकतर राजधानियां होती थी उनके चारों तरफ किलेबंदी अर्थात उनको रक्षा प्राचीर से घेर दिया गया था। अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंचे दीवारें बनाई गई थी। इसे ही किलेबंदी कहते हैं। लकड़ी की, ईंट की, पत्थर की दीवार बना देने को ही किलेबंदी कहते हैं। चलिए अब आपको कुछ महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद हम दिखाते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जनपद की और महाजनपद की। चलिए इमेज में आप लोग देखिएगा बहुत ध्यान से। जैसे देखिए ये है आपका तक्षशिला, गंधार, ठीक है, ऐसे देखिए चलेगा, हस्तिनापुर, उज्जैन, कौशाम्बी, वैशाली, मगध, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण आपका इम्पॉर्टेंट आपके लिए मगध रहेगा। ठीक है, और भी छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे थे। ये है आपका वज्जी, ये है अंग, ठीक है ना, ये है आपका राजगृह। ठीक है, चलिए तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे।
ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। देखिए, किले का निर्माण क्या होगा, कोई बाहर से जानवर हिंसक पशु ना आए या कोई बाहर से आक्रमण ना कर दे, इसीलिए इसका निर्माण होता था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। कुछ राजाओं को ऐसे लगता था कि जब मैं ये बड़ी बड़ी दीवारें खड़ा कर दूंगा, लोग मुझे बहुत शक्तिशाली समझेंगे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की भी आवश्यकता पड़ती थी और लाखों की संख्या में ईंट पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की ज़रूरत भी पड़ी होगी। एक इमेज आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये कहाँ का इमेज है, ये इमेज को बहुत ध्यान से देखिए। ये है कौशाम्बी किले की दीवार, ठीक है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ध्यान से देखिएगा। आगे है, अब राजा सेना रखने लगे। कब? जब महाजनपद आया। महाजनपद के राजा क्या रखते थे? सेना। जनपद के राजा नहीं रखते थे। और सिपाहियों को नियमित वेतन, और क्या देते थे? नियमित वेतन। अगर सेना है तो उसमें सिपाही होंगे, ठीक है। और पूरे साल भर उनको रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में आप पढ़ोगे। अर्थात नियमित वेतन में किसका प्रयोग होता था? आहत सिक्कों का, अर्थात कुछ सिक्कों का प्रयोग भी होता था। तो इसका मतलब है ये सब करेंगे तो राजा क्या लगाएंगे? कर भी लगाएंगे। और आइए देखते हैं, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते, बड़ी सेना रखते, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अर्थात नियमित रूप से कर वसूलने की शुरुआत महाजनपद काल से हो गई, लगभग 2500 साल पहले से। फसलों पर कर लगाए, कारीगरों के ऊपर लगाया, पशुपालकों को जानवर या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों के सामान जो है उनको सामान पर कर देना पड़ता था, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। कृषि में भी अब परिवर्तन हुआ पहले की अपेक्षा। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। कब? 2500 साल पहले, अर्थात महाजनपद काल के समय। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसल की उपज बढ़ी। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेती के बीज छिड़क कर धान उपजाए, धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार अधिक होने लगी। एक सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं मगध का। मानचित्र 4 मैंने आपको दिखाया था। मगध लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगल से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए जो बहुत ज़्यादा उपयोगी थे। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। याद रखिएगा, ये दोनों मगध में हुए थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे।
महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर जिसे कहते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र पटना को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसे मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वज्जी, जैसा तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके नज़दीक वज्जी था, मैंने आपको ऊपर मैप में दिखाया था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। तो ये कहाँ थी? ये वज्जी में थी। गण या संघ में कई शासक होते थे और इनमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते, सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते कि क्या करना है, किस तरह करना है। शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते। स्त्रियां, दास, कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। चलिए, ये आपको दिखाया गया है, ये है वज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। 2300 साल पहले लिखा गया था, याद रखिएगा। अजातशत्रु और वज्जी संघ, ये आप जो है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि थोड़ा सा जब अजातशत्रु आक्रमण करना चाहता था वज्जी पर, तो वो जाता है सलाह लेने बुद्ध से, तो बुद्ध ने उसको कुछ चीज़ें बताई थी, उसको याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासक ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसकी ट्रिक है, गण और संघ पर विजय कोई पाएगा तो कैसे? गुप्त तरीके से। तो याद रखिएगा, गुप्त शासकों ने इन पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द की। नए शासक 3000 साल पहले, महाजनपद 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण और दीघ निकाय का लेखन 2300 साल पहले, गण या संघ राज्यों का अंत 1500 साल पहले। ठीक है, ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, और इससे संबंधित जो MCQs हैं वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।